दोस्तों से मुलाकात होगी। कल इल्फर्ड में है, थर्सडे को भी इल्फर्ड में हूँ। अगर आप मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मुलाकात हो सकती है। अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ मैं करना चाह रहा था आज, मैं चाह रहा था कि पहले तो कुछ जो हमारी एक पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे चल रही है यूके में, उसके बारे में भी कुछ जिक्र करता चलूँ। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है? ऑब्वियसली लॉ के लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से कोई जानी वो ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट की एक सिंपल मेंटालिटी है इस वक्त। वो मेंटालिटी ये है कि इमिग्रेंट्स को रोका जाए, इमिग्रेंट्स को आने से भी रोका जाए और जो यहाँ पर हैं उनको भी यहाँ से डिस्करेज करके निकाला जाए। नहायत बेहुदा किस्म के फैसले किए जा रहे हैं होम ऑफिस की तरफ से, जहाँ पे वो बहुत ही एक तो होता है कि एक जुल्म की इंतहा कर देना, वो उस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 8-8, 9-9 साल हो गए हैं, उनको भी रिफ्यूज़ किया जा रहा है, ये कह के कि नहीं आप अभी भी जाके अपनी कंट्री में एडजस्ट हो सकते हैं। जो 7 साल की पॉलिसी हुआ करती थी एक ज़माने में, जो 2008 में ख़त्म कर दी गई थी, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बच्चों ने 7 साल यहाँ पे गुजार लिए जो 18 साल से कम हैं, तो वो इतने सेटल हो जाते हैं कि उनको यहाँ से निकालना उनके साथ ज़्यादती होगी। उस पॉलिसी को ख़त्म किया गया ये कह के कि हमारा ह्यूमन राइट्स लॉ इतना डेवलप हो गया है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर भी जो कानून को जिस तरह से अप्लाई किया जाना चाहिए था उस तरह से अप्लाई नहीं किया गया ह्यूमन राइट्स के कानून को। उसके बाद लास्ट ईयर जो उन्होंने 9 जुलाई को चेंजेस की, उन चेंजेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जी अब तो हमने सारे का सारा कानून उठा के एक इमिग्रेशन रूल्स के अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर हमने बच्चों की जो सेक्शन 55 वाली ड्यूटी है उसको भी देख लिया है, हमने बाकी जो केस लॉ है सारा आर्टिकल 8 के ऊपर हमने उसको भी देख लिया है, जो जो बच्चों के ऊपर केसेस हमने सब कुछ देख के उनको मिला के एक कानून बना दिया। और वो कानून ये कहता है कि अगर बच्चों को यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं रहते हुए, ये नहीं कि उनको फॉरेन स्टेटस दे दिया जाएगा, उनको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है, उनकी एलिजिबिलिटी बन सकती है, अगर ये रीजनेबल नहीं है कि एक्सपेक्ट किया जाए कि वो वापस चले जाएं। अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हर केस को केस बाय केस देखना शुरू कर दिया, बजाय ऐसे कि जिससे एक पहले पॉलिसी थी कि जी 7 साल हो गए तो स्टेटस दे दो। अब उन्होंने ये कर दिया कि जी 7 साल अगर हो भी गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा, आपको फिर भी हम चेक करेंगे आपके केस को कि क्या हो रहा है। अब इन प्रिंसिपल इन थियोरी तो बात बहुत अच्छी है, अगर वो वाकई इस तरह से करें तो। हो क्या रहा है, उन्होंने स्टैंडर्ड लेटर्स बनाए हुए हैं, एक स्टैंडर्ड रिफ्यूजल का फॉर्मेट है, हर केस के ऊपर वो उसको छापते जा रहे हैं। अगर आपके पास उस तरह का रिफ्यूजल लेटर आया है, आप उसको देखें तो जहां पे आपका लिखा होता है कि जी आपने कितने साल अपने मुल्क में गुजारे, उसकी इंक डिफरेंट होती है, उसका कलर, उसका शेड डिफरेंट होता है। जहां पे आपकी कंट्री का नाम होता है उसका शेड डिफरेंट होता है, जहां पे आपकी एज होती है उसका शेड डिफरेंट होता है, जिस डेट को आपने एप्लीकेशन की उसका शेड डिफरेंट है, जिस डेट को आपको यहां पर आपका वीज़ा ख़त्म हुआ था उस डेट का शेड डिफरेंट है। ये शेड डिफरेंट होने का क्या मतलब है, यानी उनका पूरा छपा छपाया लेटर है, उसके अंदर जहां पे सिर्फ ये चेंजेस आती हैं जो कि डिफरेंट लोगों की डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स को सिर्फ चेंज किया जाता है और उसके बाद उसी लेटर को दोबारा छाप दिया जाता है। यहां तक कि मेरे पास ऐसे भी रिफ्यूजल लेटर्स आए हैं जहां पे लिखा हुआ है इंसर्ट एप्लीकेंट्स नेम हियर, इंसर्ट एप्लीकेंट्स एज हियर, इंसर्ट एप्लीकेंट्स कंट्री हियर, और उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि कम से कम उसको ही सही तरह से प्रिपेयर कर लें, उन्होंने उसी तरह से उसको छाप के और निकाल दिया एज ए रिफ्यूजल लेटर। अब क्या हो रहा है, जहां पे लोगों को मुश्किल आ रही है, सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं और मैं खुद एक वकील होने की हैसियत से इस सिचुएशन में फंस जाता हूं कि मैं क्या जवाब दूं। अब क्या है, एक साहब हैं, उनको यहां पे रहते हुए 10-12 साल हो गए, उनके बच्चे यहां पर पैदा हुए, उनके बच्चों को यहां पे रहते हुए 8-9 साल हो गए। अब मेरे पास जब वो आए तो मैंने उनको यही कहना है कि भाई आपका केस बड़ा स्ट्रांग बनता है, ठीक है आप इलीगल रहे, लेकिन कानून जो है, जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, वो इसी चीज को देखेगा कि हाँ आपने इलीगल टाइम गुजारा, लेकिन दूसरी तरफ आपके बच्चों ने कितना टाइम गुजार लिया, आपने कितना टाइम गुजार लिया, आपका काम था, आपने टैक्सेस पे किए, ठीक है इलीगल रह रहे थे लेकिन आप सारा कुछ करते रहे, सो इसलिए केस में आपकी जान जरूर बनती है। अब हमने केस बना के डाला, होम ऑफिस के पास गया, सब कुछ मौजूद है उनके पास, बच्चों की तमाम डिटेल्स मौजूद है कि बच्चे स्कूल जाते रहे, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स चलते रहे, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, एवरीथिंग इज दैट, लेकिन एक रिफ्यूजल लेटर उठा के, वो एक छपा हुआ जिस तरह का मैंने अभी जिक्र किया उस तरह का एक स्टैंडर्ड रिफ्यूजल लेटर उठा के भेज दिया उन्होंने। अब ये साहब परेशान है, अब ये साहब गुस्से में भी हैं कि भाई क्या मजाक है, सब कुछ मुझे कहा गया था कि केस होगा, अब मैं अपनी जगह पे क्या कह सकता हूं, वहां पे एक वकील होने की हैसियत से मैं तो आपको कानूनन बताऊंगा।
अब आगे क्या होता है, जहां पे इनके लिए मुश्किल आती है, अब हम कहते हैं जी आपका केस तो बिल्कुल बनता है, अभी भी मैं कहता हूं आपका केस बनता है, लेकिन हमें इसको अब चैलेंज करना पड़ेगा जुडिशियल रिव्यू में जाके, या अगर अपील का राइट मिले तो हम अपील में जाएंगे। अपील में जाना, एक जज के सामने जाके केस को आर्ग्यू करना आमने सामने बैठ के, बहुत बेहतर इसलिए होता है कि आप जज को शर्म दिला सकते हैं कि भाई देखो ये केस है, किस तरह आप रिफ्यूज कर सकते हो इसको। और वो वहां पे अक्सर ये चीज चलती है क्योंकि जजेस को आपकी बात सुन के यकीन आता है कि हाँ ये वाकई केस बनता है। हमारी आर्ग्यूमेंट सुन के जब हम कोर्ट में बैठे आर्ग्यू कर रहे होते हैं इस केस को, जज को यकीन दिला रहे होते हैं कि जो कुछ है वो सही है और ये कानून इसके ऊपर अप्लाई होता है, तो जज को मानना पड़ता है। हाई कोर्ट में जाके क्या होता है, अब आपने हाई कोर्ट में जाना है, उससे पहले आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना है, फिर आपकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जाती है। अब हाई कोर्ट के भी जो वकील कह रहा हूं, जो उधर जजेस बैठे हुए हैं, वो बड़े सीनियर और बड़े सख्त किस्म के जजेस हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि वहां पे भी हैरानगी होती है कि वो भी रिफ्यूज कर देते हैं। अभी एक केस था, अब सब कुछ बनता है, सब कुछ 100% बनता है उसके अंदर, जो बंदे का राइट बनना चाहिए, सिर्फ वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाला केस था। अब उसके अंदर जब हमने एप्लीकेशन की, उससे कानून नहीं था कि जो कहे कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स दिखाओ। अब जज साहब क्या कह रहे हैं कि जी आपने अपनी एप्लीकेशन में, ओरिजिनल एप्लीकेशन में इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का जिक्र नहीं किया हुआ, सो मैं अलाउ नहीं कर सकता। अब हम आगे से कह रहे हैं भाई इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का जब कानून ही नहीं था, जब एप्लीकेशन की गई, तो आप किस तरह डिमांड कर सकते हो। अब जज साहब ने आगे से क्या कहा, कहते हैं बात तो सही है लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगा, एप्लीकेंट जाकर नई एप्लीकेशन कर सकता। अब ये वाली मेंटालिटी क्या शो करती है कि जजेस को इस चीज का भी कोई दर्द नहीं है, गवर्नमेंट को इस चीज का कोई दर्द नहीं है, होम ऑफिस को इस चीज का कोई दर्द नहीं है कि एक एप्लीकेंट जो बेचारा इलीगल यहां पे रह रहा है या ओवरस्टे होकर रह रहा है, वो किस तरह अफोर्ड करता है, किस तरह से वो पाई पाई जमा कर करके जाके वकीलों को पैसे पे करता है अपना केस करने के लिए, और उसको ऐसे बेदर्दी से रिफ्यूज कर दिया जाता है, कहा जाता है दोबारा एप्लीकेशन कर लो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस बंदे को दोबारा एप्लीकेशन करने के लिए होम ऑफिस की फीस दोबारा देनी पड़ेगी, अपने वकील की फीस दोबारा देनी पड़ेगी, जो कुछ उसका खर्चा हुआ वो सारा किसके ज़िम्मे है? अनफॉर्चुनेटली उसी क्लाइंट को ही पड़ेगा बेचारे को। मेरी जो बात करने का आज मकसद था वो ये, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही होंगी इस वक्त अगर आपका केस रिफ्यूज हो रहा है या अभी तक उसका जवाब, आपका मुस्बत जवाब नहीं आया, लेकिन इस वक्त आपको सब्र के साथ चलना है। ये आज से कोई 2 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि सख्ती बहुत ज़्यादा आ रही है और आएगी और आगे चलेगी कुछ। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये सख्ती कुछ देर रहेगी, लेकिन इसके अंदर भी नरमी आएगी, इसके ऊपर भी अगले 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर आप कहें कि जी बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी तो वो भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं बारिश आ जाती है और उसका जोर टूट जाता है। उसी तरह से इस वक्त जो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ उसको लेके, वो लेवल वो वाला है कि वो उसके ऊपर उससे आगे जाना बहुत ही एक ज्यादती वाली बात है। सो कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकलेगा। अभी भी 1-2 केसेस चल रहे हैं, बल्कि काफ़ी केसेस चल रहे हैं, आई एम श्योर, जो चैलेंजेस चल रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, जहां पे ये मसले डिस्कस हो रहे हैं। अपेंडिक्स एफएम का मसला चल रहा है कि क्या अपेंडिक्स एफएम के अंदर जो कुछ 9 जुलाई की 2012 की चेंजेस हैं, क्या वो सब सही हैं? जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जो इनकम क्राइटेरिया है स्पाउस वीज़ास के लिए, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। उसके ऊपर होम ऑफिस ने चैलेंज कर दिया हुआ है। जो डिसीजन हुआ था जिसमें कहा गया था, जज की तरफ से कहा गया था कि पैसे कम होने चाहिए, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया है। सो अब देखें उसके ऊपर क्या जवाब आता है। बच्चों के ऊपर कि जी बच्चों के ऊपर क्या पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, वो भी चैलेंजेस चल रहे हैं। ज़िमरानो प्रिंसिपल के ऊपर अभी कुछ 1-2 नए केसेस भी आए हैं, जहाँ पे अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से ज़िमरानो के ऊपर अलाउ किया गया है केसेस को, और उनको फिर होम ऑफिस ने आगे चैलेंज कर दिया। उनके ऊपर भी अभी एक इंतजार चल रहा है और देखना है कि वो आगे बात कहाँ तक जाती है और क्या उसका नतीजा निकलता है। ऑफ कोर्स जैसे उसका नतीजा आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पर। अब नाज़रीन मेरा ख्याल है फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं, अपनी पहली कॉल लेते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह मैं तो अपनी बातें करता रहूँगा तो फिर पूरा घंटा गुजार दूंगा। जी हेलो। वालेकुम सलाम। भाई साहब, पहले तो वेलकम बैक। थैंक यू सर। जी, वो 9 जुलाई से पहले वाला लास्ट ईयर जो किया था अप्लाई, वो 14 ईयर की बेसिस पे, तो वो किया तो एक्नॉलेजमेंट आई, लेकिन 3 माह के बाद जो है उन्होंने वापस कर दिया कि जो बायोमेट्रिक के जो साइन नहीं हुए। फिर वो फिल करके वो भर के फिर भेजा, तो फिर कोई 8 माह बाद उन्होंने लगा के भेजा है। तो वो 2 साल का दिया, ना 3 साल का ना 2.5 साल का, तो 2 साल का दिया है। ये 2 साल का क्या है? अच्छा। तो पुराने रूल के तहत तो 3 साल का आना चाहिए जो 9 जुलाई से पहले है। उसमें लेटर में बाकी भी लिखा होगा उन्होंने कि क्या है वो, कौन से डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो नहीं
नहीं भेजा, बस कार्ड भेज दिया उन्होंने। आपको लेटर कोई नहीं आया उसके साथ? नहीं, वो नहीं आया लेटर कोई। अच्छा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है? तो आपके पास ये काफियों के आ रहे हैं इसी तरह के, तो आपका कोई जॉइंटली आप कोई कर रहे हैं इसको, या वो केस को परसू? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे आ रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? उनके वो 2 साल के लग के आ रहे हैं जो। राइट, ओके, चलो मैं बताता हूँ सर। जो 2 साल के लगने वाली बात है जी, डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। कई केसेस ऐसे हैं कि इंडेफिनिट लीव लगनी चाहिए और वो उठा के 2 साल की, उनको 2.5 साल की लीव लगा के भेज देते हैं। कई केसेस हैं जहाँ पे 3 साल की लीव मिलनी चाहिए और वहाँ पे उनको 2.5 साल की लगा के भेज देते हैं। कई केसेस हैं जहाँ पे लीव मिलनी चाहिए लेकिन वो देते नहीं हैं। हर केस डिफरेंट है, हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट हैं। सो मुझे उन केसेस को देख के उसके मुताबिक उसको लेके चलना चाहिए। जो क्लास एक्शन वाली बात होती है, जो आपने जिक्र किया कि कोई एक ग्रुप बना के उसको लेके चला जाए, उसमें यह होता है कि जब एक कॉमन प्रिंसिपल हो और बहुत सारे लोग उसी प्रिंसिपल के तहत सफ़र कर रहे हों, तो फिर आप उस एक प्रिंसिपल को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारे पीछे सारा एक पूरी क्लास है लोगों की जिसको हम आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट बात होती है। जिस तरह जुडिशियल रिव्यू उसका हुआ था, HSMP का हुआ था, वर्क परमिट्स वालों ने भी किया था, जब उन्होंने 4 से 5 साल कर दिया था उसको और कहा था कि जी आपका वो टाइम पूरा नहीं होता। सो उस तरह की चीज़ें वो उस एक्शन के अंदर आ जाती। लेकिन फिलहाल हर केस को हमें डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है और एक ही केस को लेके उसके मुताबिक चलना पड़ता है। आपको जो उन्होंने 2 साल की लीव लगा के भेजी है, 14 ईयर्स की बेस पे आपने अप्लाई किया था, 9 जुलाई से पहले अप्लाई किया था। अगर आपका इमिग्रेशन रूल्स के अंदर 276 के अंदर आपने एप्लीकेशन की थी, अगर तो आपका केस बनता है तो आपको उसके ऊपर लीव, इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 14 ईयर्स की बेस पे जब आप अप्लाई करते हैं पुराने कानून के मुताबिक आपको पैराग्राफ 276 के अंदर आराम से इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए अगर आपके 14 ईयर्स वो मान लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम आपके 14 ईयर्स कंप्लीटली नहीं मानते, या वो कहते हैं कि जी आपका कहीं पे बीच में गैप आया था, या वो कहते हैं कि जी आपको कहीं हमने IS 151A नोटिस सर्व कर दिया था जहाँ पे क्लॉक स्टॉप हो गया था, तो हम आपको उसकी बेसिस पे लीव नहीं देंगे यहाँ पे। अगर ऐसी बात होती है तो फिर आपको बताया जाता है कि आपको डिस्क्रेशनरी लीव दी जा रही है। अब आपके कार्ड के ऊपर वहाँ पर लिखा होगा, अगर तो उन्होंने लिखा हुआ है 2 साल का डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन, तो आप उसको ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि जी ये क्या चक्कर है, क्या कोई लेटर मुझे साथ नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब उसको करने के लिए क्या है, अगेन इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, इन एन आइडियल वर्ल्ड क्या होना चाहिए, आप फ़ोन उठा के होम ऑफिस फ़ोन करें और आप उनको कहें कि जी ये मेरा रेफरेंस नंबर है, प्लीज़ चेक करके मुझे कंफर्म करें कि क्या है। ऐसा नहीं होगा। इन अनदर परफेक्ट वर्ल्ड क्या होना चाहिए कि आप आराम से एक लेटर लिखें, जिस बंदे की तरफ से, जिस डिसीजन मेकर की तरफ से आपको फैसला आया है, आप उसको एक लेटर लिखें कि जी इसको एक्सप्लेन करें, मुझे कोई लेटर नहीं मिला, इसको मुझे बताएं, और आपको उसका आगे से जवाब आ जाना चाहिए, या आपको कोई ईमेल करनी चाहिए और उसके ऊपर आपको जवाब आ जाए। अच्छी तरीका तो यही है, अच्छा तरीका तो यही है जो सही प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक रियलिटी है इस वक्त होम ऑफिस के साथ, वो ये है कि इस तरह की चीज़ें करने से अक्सर आपको कोई जवाब ही नहीं आता। आप इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाइम गुजर रहा है होम ऑफिस की बला से। सो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आप पहले ये ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए कि आप उनको लिखें, आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांगें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप अपने MP के पास जा सकते हैं, अपने MP को इन्वॉल्व कीजिए जाके, क्योंकि MP को हो सकता है बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाए। और अगर कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर आप इसको 3 महीने के अंदर जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप वहाँ पर करेंगे चैलेंज उसको, तो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर उसके ऊपर वापस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेजरी सोलिसिटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई अच्छा जवाब मिलना चाहिए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अली बुखारी जी। जी, मैंने आपसे पूछना था कि मैं 2004 में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो 2 साल की थी तब, 2004 में हम UK में आए थे, और हमने जब 7 साल के हमें यहाँ पे आए हुए हो गए, तो हमने ना 24 फरवरी 2012 में हमने केस डाला था, FLRO फॉर्म जो फिल करके, तो हमें उसके नाम रिजेक्ट हो गया। हमें वो 7 मार्च को हमें ना वो उन्होंने एप्लीकेशन भेजी कि नहीं, आपने जो केस लगाया वो नहीं, हम आपको नहीं दे सकते FLRO फॉर्म के तहत। ये 7 मार्च 2012 को या 7 मार्च 2013 को? हमें 7 मार्च 2012 को हमें ना वो सॉरी 13 को ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था।
तो यानी रिफ्यूज कर दिया उन्होंने केस आपका 1 साल के बाद? जी जी, रिफ्यूज कर दिया था। हमने रिकंसिडरेशन में भी लेटर भेजा था एक वीक के बाद, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और राइट ऑफ अपील कुछ नहीं हमें दिया। ठीक। उसके बाद हमने जो जुडिशियल रिव्यू मैनेजमेंट में थी उनको भी लेटर भेजी कि आपने ये जो किया है, लेकिन हमारे सॉलिसिटर ने और उनको ये भी बोला कि हम इतनी तारीख तक आपका जो वेट करेंगे कि आप प्री-एक्शन प्रोटोकॉल हो गया, कोई राइट ऑफ अपील ने, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। और इसके बाद क्या हम जो हमारे सॉलिसिटर ने भेजा है वो जुडिशियल रिव्यू में हमें अब भेजा है, जब उसका क्या प्रोसीजर है, और हमें कोई उसका आंसर नहीं आया। 25 जून को वो उन्होंने लेटर भेजी थी। 25 जून को लेटर भेजा था उन्होंने, जो ये टाइम देके भेजा था। जुडिशियल रिव्यू में बोला था कि जुडिशियल रिव्यू में अब हमने, क्योंकि उन्होंने पहले जो थी जुडिशियल रिव्यू मैनेजमेंट यूनिट को लेटर भेजी थी कि हम इतनी तारीख तक आपकी वेट करेंगे, आप कोई लेटर नहीं देंगे तो हम जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे, जो लेटर हमें दी हुई है। जी जी जी। तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन कर दी कि नहीं कर दी, हाई कोर्ट में कर दी कि नहीं? जी हाँ, उन्होंने की है। तो आप मुझे बताएं कि कितना टाइम लगता है, क्या हमारा हो सकता है? क्योंकि चले मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे भी बोर्न हुए हैं, हाँ, जो यहाँ पे बोर्न हुए उनको भी 7 साल हो गए हैं। 7 साल का, और बेटी मेरी 7 साल की है। ओके, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी आपको। पहली बात, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखें कि जो चेंजेस आई हैं 9 जुलाई 2012 की, वो ये कहती हैं कि ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर बच्चों के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। आपके बच्चों के 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी जो बच्ची आपने बताया 2 साल की थी जब 2004 में आप आए हैं, अब 2004 से 2011 तक उसके 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं, यानी अब वो 2011 में 9 साल की होगी। जब आपने एप्लीकेशन की है फरवरी 2012 में, तो यकीनन उसके 7 साल गुजर चुके थे। ये कानून उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए कि उसके 7 साल गुजर गए तो उसके ऊपर उसको स्टेटस मिलना चाहिए, अनलेस ये रीजनेबल है कि एक्सपेक्ट किया जाए कि वो वापस चली जाए। अब आपके केस में उन्होंने सारा कुछ कंसिडर करने के बाद, जो रिकंसिडरेशन वाला आपने कहा कि उन्होंने वो भी ट्राई किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने जुडिशियल रिव्यू में भी इसको डाल दिया है। अब 7 मार्च को आपको अगर रिफ्यूज़ल लेटर आया है, 7 मार्च से लेकर 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून तक आपका मार्च टू अप्रैल, मई, जून, हाँ आपका 7 जून तक का टाइम बनता था, जिससे पहले आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन हो जानी चाहिए थी। अगर उससे पहले उन्होंने आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डाल दी, यानी रिफ्यूजल लेटर के 3 महीने के अंदर अंदर अगर डाल दी, तो आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन अब पेंडिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर आपका एक वो CO रेफरेंस नंबर आ जाता है, वो नंबर आपके पास होगा। अब ट्रेजरी ने उसके ऊपर जवाब देना होगा। अक्सर अब ट्रेजरी सोलिसिटर से आगे से क्या काम होगा, वो या तो उसको डिफेंड करेंगे। डिफेंड करने का क्या मतलब है कि वो उसकी एक्नॉलेजमेंट्स जो आती है वो करेंगे, और एक्नॉलेजमेंट के बाद उसको डिफेंस अपना फाइल करेंगे कि चूंकि आप वो डिफेंडेंट हैं इसके अंदर, तो वो कहेंगे कि जी हम क्यों इस चीज़ को डिफेंड करना चाहते हैं, हम क्यों समझते हैं कि हमारा फैसला सही है। वो उसको या तो डिफेंड करेंगे, या दूसरी चीज़ ये होती है कि वो डिफेंस फाइल करने के बजाय कहते हैं कि अच्छा जी हम अपना क्लाइंट को कहेंगे कि वो अपना डिसीजन विड्रॉ करे और इसको दोबारा से कंसिडर करे। ये चीज़ अगर वो कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी छोटी सी जीत हो जाती है, क्योंकि आपको फिर ये पता है कि अब उन्होंने देख लिया कि इस केस में जान है, और इसलिए वो अपने क्लाइंट को यानी होम ऑफिस को कह रहे हैं कि इसको दोबारा कंसिडर किया जाए। उसके अंदर सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर वो कंसेंट ऑर्डर की आपको एप्लीकेशन आती है, वो आपको लेटर भेजते हैं कि जी कंसेंट इसको कर लें आप, और हमारे साथ अग्री कर लें कि आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाए, और होम ऑफिस दोबारा इसको देखेगा। तो एक तो उनको टाइम लिमिट जरूर दीजिएगा कि कितने टाइम लिमिट के अंदर फैसला करना है, और दूसरा अपनी कॉस्ट जरूर उनसे मांगिएगा। ये दोनों चीज़ें जरूर कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करते, कंसेंट ऑर्डर आपको नहीं भेजा जाता, और वो कहते हैं कि जी हम इसको डिफेंड करेंगे और अपना एक्नॉलेजमेंट फाइल कर देते हैं और डिफेंस फाइल कर देते हैं, तो फिर 2 से 3 माह के अंदर आपको उसका कोई ना कोई जवाब आना चाहिए हाई कोर्ट की तरफ से। कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी थोड़ा सा उसके बाद भी हो जाता है। लेकिन केस आपका, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, ये केस आपका उसी तरह की सिचुएशन बनती है कि सारा कानून आपके फेवर में है। आपके बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए, आपकी बच्ची जो 2 साल की थी यहाँ पर आई, वो बिल्कुल यहाँ की प्रोडक्ट बन चुकी होगी। उसको यहाँ से निकाल के कहना कि जी वापस अपनी कंट्री में चले जाओ और वहाँ जाके नए सिरे से शुरू करो, सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ज़्यादती है। इसलिए मेरे मुताबिक तो आपका केस पूरा बनता है और आपको स्टेटस पूरा मिलना चाहिए। होपफुली आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन बहुत अच्छी तैयार की गई होगी, जहाँ पर आपको मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है आपके सारे जवाब सुन के, और बेशुमार सवाल किए बगैर उनके जवाब मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। जी बताइए।
जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, एक 5 साल का अक्टूबर में हो जाएगा, एक 2.5 साल का है। तो मैंने केस किया हुआ था, उन्होंने पिछले अगस्त में, लास्ट अगस्त में यानी 23 अगस्त को जो है वो मेरा फ्रेश क्लेम एप्लीकेशन मैंने डाली थी। ठीक। उसका इन्होंने उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, पर इन्होंने मुझे एक लेटर भेजा फोटोग्राफ्स के लिए। ये 13 जून को मैंने लेटर रिसीव किया और उसके 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कहा था विद इन 7 डेज फोटोज भेजे अपनी और अपने डिपेंडेंट्स की। मैंने फोटो सेंड कर दिए इनको विद इन 3 डेज, पर अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपनी वकील से बात की, शी इज वेरी वेरी केयरलेस। उसने कोई वो ना तो मेरे से किसी किस्म का कोऑपरेट कर रही है, ना मुझे कुछ बता रही है। सिर्फ ये कह रही है, पहले उसने बोला वेट करो, ठीक है, बाद में उसने मुझे बोला कि हम आफ्टर 4 वीक्स ना कोई एक्शन लेंगे। अच्छा। जब मैंने बोला कि अच्छा अब आप उनको पूछो कि क्या है क्या नहीं, यानी मैंने फोटोज भेजे हैं, रिकॉर्डेड डिलीवरी करवाई है, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। यानी 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं, तो वकील मेरी ने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक दिया। और अभी क्या मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे अपने तौर पे उनको फोन करके पूछ लेना चाहिए, या मेरी फैमिली सपोर्ट वर्कर मेरे साथ है, या मैं उसके थ्रू कोई लेटर लिखवाऊं इनको, मुझे क्या करना चाहिए? आई एम वेरी वेरी अपसेट है। आप सोच सकते हैं कि सूरत में बंदा ना उधर का होता है ना उधर। मैं बिल्कुल समझता हूँ जी, मैं रोज डील करता हूँ इन चीज़ों के साथ, सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आपको मैं एक सिंपल शॉर्ट आंसर देता हूँ, आपने बस वो चीज़ करनी है। जो आपकी फैमिली सपोर्ट वर्कर है उसको भी इन्वॉल्व कीजिए, खुद भी होम ऑफिस को फ़ोन कीजिए, लेटर्स लिखें, जो कुछ करना चाहते हैं ईमेल्स करनी है, जिस तरह मर्जी पूरी भरमार करें, आप पूरा शोर मचाएं कि जी क्या बना क्या बना क्या बना मुझे बताओ। तीसरी चीज़ ये करें, अपने एमपी को इन्वॉल्व कर लें, जो आपका लोकल एमपी होगा। एमपी का हमेशा फ़ायदा ये होता है कि एमपी को उनको जवाब ज़रूर मिल जाता है। सो आप एमपी को जब इन्वॉल्व करते हैं, एमपी को होम ऑफिस को जवाब देना पड़ेगा। सो आप इस तरह से जरूर कर लीजिए कि आप एमपी को भी इन्वॉल्व कर लें, फैमिली सपोर्ट वर्कर को भी इन्वॉल्व कर लें और खुद भी लिखें। लोग अक्सर डरते हैं, नहीं जी पूछोगे तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। अगर उन्होंने रिफ्यूज़ ही करना हुआ तो वो जब भी करेंगे रिफ्यूज़ ही करेंगे। आपको क्या फ़ायदा कि आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने इंतजार करें और फिर भी रिफ्यूज़ल आना है। अगर रिफ्यूज़ल आना ही है तो अभी आपको दे दें, ताकि आपको ये तो पता हो कि आपने अगला स्टेप क्या उठाना है। अगर आप बिल्कुल हवा में अटकी रहेंगी, यहाँ फंसी रहेंगी, तो फिर तो कोई बात नहीं बनती। आपके केस के अंदर जो आपने मुझे बताया कि आपके बच्चे यहाँ पे एक 5 साल का होने वाला है और एक 2 साल का 2.5 साल का आपने शायद बताया बच्चों की बेस पे तो अभी आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। सो आपने मुझे जो बात आपकी समझ आई है मुझे वो ये कि आपने असाइलम किया था, उसके ऊपर अब आपका फ्रेश क्लेम चल रहा है। फ्रेश क्लेम के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हो उसके अंदर आपकी कोई नई आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कोई नया एविडेंस होता है, कोई पुराने एविडेंस के साथ मिला के फिर आप पैराग्राफ 353 की एप्लीकेशन करते हैं। सो जिस तरह से भी आपने उसके अंदर जो भी बातें की हुई हैं, अगर उन्होंने आपको स्टेटस देना हुआ तो वो आपको ज़रूर देंगे, चाहे आप शोर मचाएँ चाहे आप शोर ना मचाएँ। सिर्फ बात क्या है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। सो मेरा नज़रिया हमेशा ये होता है कि बजाय से कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, इंतजार करते रहें, परेशान होते रहें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो आप जरूर जोर लगाएं। हाँ, कई दफ़ा मैं खुद कहता हूं कि नहीं अभी खामोश होकर बैठ जाओ, ये टैक्टफुली हमारे लिए बेहतर है कि अभी आप उनका इंतजार करो कि वो फैसला करें। अगर केस उस तरह का हो तो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो आपने मुझे सिचुएशन बताई है, या तो आप कहेंगे जी मैंने अभी 7 साल का इंतजार करना है उसके बाद मैं करूंगी, तो वो एक बात डिफरेंट बनती है। लेकिन अभी मैं आपको इतना जो मेरा सजेशन होगा यहाँ पे वो ये होगा कि बजाय इसके कि आप इंतज़ार करते रहें कि जी अभी 7 साल कंप्लीट हो जाएं बच्चों को, उसके बाद में कुछ देखूंगी जाके, या अभी आप वैसे इंतज़ार करते रहें कि जी होम ऑफिस ने क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मेरे नज़रिए में तो आपको उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। बाकी एक मैं आपको चीज़ यहाँ पे और कहता चलूँ कि ये जो चीज़ है आपकी कि जो फोटोग्राफ्स मांगी हैं, अक्सर लोग इसको बहुत एक पॉजिटिव के तौर पे लेते हैं कि जी फोटोग्राफ्स मांग लेते अब तो काम हो गया फर्स्ट क्लास। ऐसी बात नहीं होती। फोटोग्राफ्स का मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहते हैं। अगर आपको कल को उन्होंने स्टेटस देना होगा तो उन फोटोग्राफ्स के ऊपर स्टेटस के ऊपर वो फोटोग्राफ्स लग जाएंगी आपकी। अगर नहीं देना होगा तो उनके सिस्टम में होगा कि जी इनको रिफ्यूज़ किया गया है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स इनकी ये हैं। और अगर आपके कल को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनवाने कुछ और करना है तो उन्होंने उन्हीं फोटोग्राफ्स को इस्तेमाल करना है। सो प्लीज़ फोटोग्राफ्स का वो लेटर आ जाने का मतलब ये मत लीजिए कि जी बस 100% आपका स्टेटस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। ओके नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। शॉर्ट ब्रेक से वापस आके फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मुझे बताया जा रहा है काफ़ी कॉल्स वेट कर रही हैं, मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा ले सकूं ज़रूर बात कर लूं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।